माउंट कैलाश की बर्फीली चोटियों से लेकर अरब सागर की लहरों तक आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ पानी के बहाव की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अद्भुत ताकत की जिसने महान सभ्यताओं को जन्म दिया, विशाल भूभाग को आकार दिया और पूरे इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो कैलाश पर्वत की उन रहस्यमयी चोटियों, हड़प्पा की उस बेहद चतुर और उन्नत सभ्यता और आज की जटिल दक्षिण एशियाई राजनीति को आपस में जोड़ती है? बिल्कुल सही, वो है सिंधु नदी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज के सफर में हम इस महान नदी के नक्शे कदम पर चलेंगे, इसके ठंडे उद्गम से लेकर विशाल सहायक नदियों, हड़प्पा के सुनहरे इतिहास, सिंधु जल संधि की बारीकियों, कृषि में इसके योगदान और अंत में इसके सामने खड़े आज के बड़े पर्यावरणीय संकटों तक। पहला पड़ाव, सिंधु की रोमांचक यात्रा। हिमालय की कड़कड़ाती ठंड और बर्फीले पहाड़ों के बीच से कहानी शुरू होती है। तिब्बत में प्रसिद्ध मानसरोवर झील के पास स्थित बोखार-चू ग्लेशियर से ये नदी कई छोटी धाराओं के रूप में जन्म लेती है। दिलचस्प बात पता है क्या है? वहां के लोग इसे सिंगी खंबन कहते हैं, यानी शेर का मुख। और सच में लद्दाख और हिमालय की गहरी खाइयों को चीरते हुए जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसका रूप और इसकी दहाड़ किसी शेर से कम नहीं लगती। अपनी शुरुआत के बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर लद्दाख की उन खूबसूरत और बंजर घाटियों से गुजरती है, फिर एक अचानक और शानदार मोड़ लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है, सीधा पाकिस्तान के मैदानों में, ताकि अंततः अपनी मंजिल यानी अरब सागर में मिल सके। और ध्यान रहे, ये कोई छोटी मोटी सैर नहीं है, पूरे 2880 किलोमीटर। जरा अंदाजा लगाइए इस दूरी का। ये विशाल आंकड़ा सिंधु घाटी के उस महाकाव्य जैसे पैमाने को दर्शाता है जो कई देशों की सीमाओं को पार करते हुए 1.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर के एक विशाल बेसिन को जिंदा रखता है। दूसरा हिस्सा, विशाल सहायक नदियां। अब सिंधु इस लंबे सफर में अकेली नहीं बहती, आगे चलकर कई नदियां इससे आ मिलती हैं और ये एक पूरा परिवार बन जाती है जो इस पूरे मैदानी इलाके की बंजर जमीन को हरियाली में बदल देता है। हिमालय की उन दुर्गम गुफाओं से नीचे आते ही इसके बाएं किनारे पर 5 दमदार नदियां इससे जुड़ जाती हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये संगम वाकई जादुई है जो इस पूरे क्षेत्र को खेती के लिए एक उपजाऊ स्वर्ग बना देता है। तीसरा अध्याय, हड़प्पा सभ्यता की जड़ें। भूगोल से थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। 3300 ईसा पूर्व के आसपास इन्हीं किनारों पर एक ऐसा चमत्कार फला फूला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सोचिए, जब उस वक्त बाकी दुनिया अनियोजित कच्ची झोपड़ियों में रह रही थी, तब यहाँ ग्रिड वाली पक्की सड़कें, पक्की ईंटों के घर और कमाल का सीवरेज सिस्टम बन चुका था। हड़प्पा जैसे शहर इतने विशाल थे कि वहाँ 30,000 से 60,000 लोग एक साथ रहते थे। और इनकी वास्तुकला सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, ये बेहद व्यावहारिक लोग थे। ऊंचे गढ़ और वो विशाल स्नानागार उनकी शानदार हाइड्रो इंजीनियरिंग का सबूत हैं। उन्होंने फालतू सजावट से ज्यादा समाज की जरूरतों पर ध्यान दिया। उनके पानी के प्रबंधन का तरीका आज के आधुनिक शहर योजनाकारों के लिए भी एक बड़ी मिसाल है। चौथा हिस्सा, सिंधु जल संधि। अब आते हैं आधुनिक इतिहास पर। जब 1947 में विभाजन हुआ तो सिर्फ जमीन का ही नहीं बल्कि इस विशाल जल प्रणाली का भी बंटवारा करना पड़ा। विश्व बैंक की मदद से एक व्यवस्था बनी। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज का नियंत्रण भारत को मिला और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गईं। मकसद एकदम साफ था, पानी का सही और स्पष्ट बंटवारा। यह ऐतिहासिक संधि 1960 में कराची में साइन हुई। इसमें 10 साल की एक ट्रांजिशन अवधि भी रखी गई थी। इस दौरान भारत ने पूर्वी नदियों से पाकिस्तान को पानी देना जारी रखा ताकि पाकिस्तान इस बीच अपने लिए नए नहरी सिस्टम तैयार कर सके। आज भी इसे दुनिया के सबसे सफल जल समझौतों में गिना जाता है। पांचवां पड़ाव, बांध और कृषि। 4,888 मेगावाट, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये तारबिला बांध की बिजली उत्पादन क्षमता है। 143 मीटर ऊंचा ये ढांचा कोई आम इमारत नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से भरा यानी अर्थ फिल्ड बांध है। और ये विशाल बांध केवल बिजली बनाने तक सीमित नहीं है, ये मॉनसून के तूफानी पानी को रोकते हैं, नहरों के जरिए लाखों एकड़ खेतों की प्यास बचाते हैं और विनाशकारी बाढ़ से बचाते हैं।
ये पूरा का पूरा एक ऐसा बहुउद्देश्य सिस्टम है जिस पर अनगिनत किसानों की रोजी रोटी और जिंदगी टिकी हुई है। छठा और आखिरी हिस्सा, पर्यावरणीय खतरे और भविष्य। लेकिन इस शानदार महाकाव्य के अंत में एक गहरी चिंता भी है। अरब सागर में मिलते वक्त सिंधु 150 किलोमीटर लंबा एक डेल्टा बनाती है। आज ये जगह गहरे संकट में है। बांधों के कारण नदी का बहाव सिकुड़ रहा है, औद्योगिक प्रदूषण और तेल का रिसाव बढ़ रहा है, और तूफानों से बचाने वाले मैंग्रोव के जंगल तेजी से नष्ट हो रहे हैं। ये पूरा इकोसिस्टम अब मानो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सब हमें प्रकृति और विकास के उस नाजुक संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बहुत बड़ा सवाल अब हमारे सामने है। ये प्राचीन जीवन रेखा जिसने हजारों साल पहले महान सभ्यताओं को जन्म दिया और जो आज भी लाखों लोगों को जीवित रखे हुए है, क्या वो हमारे युग की इन मानव निर्मित चुनौतियों और प्रदूषण से बच पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें बहुत जल्द खोजना होगा।